ये देखोगे, फिर से बेसिक देखोगे, कितना देखोगे भाई। শ্রেয়া দেখেছিস তো বেসিক ক্লাস, মানে পিজিপি। শ্রেয়া কি নেই? শ্রেয়া মনে হচ্ছে পালিয়ে গেছে। ঠিক আছে, তিয়াসে দেখেছিস? জিজ্ঞেস করবো আজকে রুলস। দেখ, যে পিডিএফটা পাঠিয়েছিলাম, পিডিএফটা খোল। সবাই পিডিএফটা খুলে ফেল। পিডিএফ থেকে মাথা খাটিয়ে বলতে হবে। दिमाग लगाना होगा। बाकीরা জয়েন করলো না তো। मतलब ये जो टैक्स है जो भर दिया है ना, statutory agent of non-resident who has been regularly paying tax on behalf of non-resident could not recover a substantial amount। मतलब प्रिंसिपल, मतलब नॉन रेसिडेंट से, नॉन रेसिडेंट का तुम सॉलिसिटर हो, नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, मैटर ये है कि ये है, तुम हो कौन, सॉलिसिटर और एजेंट। एजेंट और कंसल्टेंट कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। और ये है नॉन रेसिडेंट। ये हो गया एनआरआई, नॉन रेसिडेंट। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रेड मार्क कर दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डेंजर है ना। ये हो गया आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एनआरआई क्या करना चाहिए, एनआरआई टैक्स इसको देगा, ये गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। टैक्स रेमिट करेगा, मतलब टैक्स रेमिट करना मतलब, और अमाउंट सेंट, अमाउंट ट्रांसफर करना। एंड सेम अमाउंट पेड कौन करेगा, बाय सॉलिसिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली किसका है, टैक्स भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एनआरआई का है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये भर नहीं पा रहा है, एनआरआई डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स जमा नहीं कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, इसलिए सॉलिसिटर और कंसल्टेंट और एजेंट कुछ भी बता सकते हो तुम, व्हाट एवर यू मे कॉल, तो उसको अपॉइंट किया है, भाई तुम भर दो, तुमको दे देंगे, भी भर दिया है, ये पैसा नहीं दिया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका नहीं है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबल है ये, तो जिस जो रेस्पॉन्सिबल है अगर उसका लॉस हो जाएगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा। तो यहां पर एनआरआई क्या किया, पैसा भर दिया बट कलेक्ट नहीं हो पाया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसको पहचानता है, मतलब कौन सा पैन के अगेंस्ट में पैसा जमा हो रहा है, इसका पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जो है उसका अगेंस्ट में अमाउंट डिपॉजिट होता है, टैक्स डिपॉजिट होता है, वे जमा तो हो गया पैसा, कौन जमा किया है ये इरेलीवेंट है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई मेरे पास पैसा आया है, किससे आया है, कौन सा पैन से आया है, एनआरआई के पैन से आया है, ठीक है चलो एनआरआई दिया है कि सॉलिसिटर दिया है मुझे दिखना नहीं होगा, सॉलिसिटर सॉलिसिटर और एजेंट और कंसल्टेंट, लीगल जो लीगल कंसल्टेंट होता है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अरे टैक्स कंसल्टेंट है, मान लो ये टैक्स कंसल्टेंट है, चलो टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है, मेरा भी क्लाइंट है जो सिंगापुर में रहता है, तो सिंगापुर से आके टैक्स यहां पर भरेगा और उसका फाइल करेगा, कर नहीं पाएगा ना, वो तो ट्रेंड पर्सन नहीं है, इसलिए मुझे पैसा देता है टैक्स भरने के लिए, हाँ ऐसा केस होगा तो मेरा लॉस हो जाएगा ना, क्लियर, मुझे पैसा नहीं भेज रहा है, मैं टैक्स जमा कर दिए, चलो मेरा तो दोस्त है, मेरा तो क्लाइंट है, चलो टैक्स भर देते, बाद में उससे कलेक्ट कर लेंगे, बस हो गया, गया, तो ये मेरा लॉस नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा तुमको देना नहीं चाहिए था, जिसका टैक्स है उसको भरना है, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहचानता है पैन से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये अलाउ है कि डिसअलाउड, मतलब एजेंट को जो लॉस हो गया, लॉस सफर्ड बाय एजेंट डिसअलाउड, तो लॉस सफर्ड बाय एजेंट डिसअलाउड, आंसर लिखना कॉपी में, अच्छा कहां गया, ई वाला पार्ट कैसे हो रहा था समझा दिए हम, अभी बाद में अगर भूल जाओगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मेरा है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ डिपॉजिट वॉज मेड इन अ बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, विच हैज बिकम सिक, बैंक क्या हो गया अभी, सिक हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाएगा बैंक, एंड एसएससी कुड नॉट रिकवर 60% ऑफ सच डिपॉजिट, गया, अभी कितना है बैंक अकाउंट में, ये जानते हो कि बैंक अकाउंट में पैसा अगर जमा करते हो तो कितना दूर तुम्हारा इंश्योरेंस रहता है पैसे का, बोलो, कोई नहीं जानते, तुम मान लो ऐसे है तुम्हारे पॉकेट में 6 लाख है, तुम जाके सेविंग्स अकाउंट में जमा करके तुम्हारे अकाउंट में चले आए, ठीक है, भी बैंक में रॉबरी हो गया,
तुमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी कितना मिलेगा। तुम्हारे अकाउंट में कितना था? तुम्हारे अकाउंट में कितना है? 6 लाख है। तुम 6 लाख जमा करके चले आए, अभी बैंक रॉबरी हुआ है, तो अगर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले ये बताओ, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। अभी क्या चल रहा है, आरबीआई का गाइडलाइन क्या चल रहा है? पैसा तो हम लोग सभी जमा करते हैं बैंक में, जानना चाहिए रूल। वही तो तुमसे पूछ रहे हो, कितना दूर इंश्योरेंस रहता है? मिल जाता है पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिल जाता है, लेकिन कितना दूर मिलता है, कितना दूर इंश्योरेंस रहता है अकाउंट का? अकाउंट का इंश्योरेंस होता है, जानते हो? अकाउंट का इंश्योरेंस होता है। बैंक अकाउंट में तुम्हारा तो पैसा है ना, इंश्योरेंस हम लोग क्यों करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं क्यों? अगर मेरा एसेट का कोई डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्लेम मिल जाएगा, ठीक है? तो सेविंग्स, हाँ, अकाउंट में, तुम्हारा बैंक अकाउंट में, एक अकाउंट में कितना इंश्योरेंस रहता है? ये इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली रहता है 5 लाख तक, 5 lakhs। मतलब तुम एक अकाउंट में अगर 5 लाख से ज्यादा रखे और बैंक रवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, कितना दूर तुमको मिलेगा पैसा? अप टू 5 lakhs, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अप टू 5 lakhs मैक्सिमम, ठीक है? तो मतलब एक अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा रहना नहीं चाहिए। इलीगल नहीं है, तुम्हारा रिस्क हो जाएगा। अगर बैंक गया और बैंक इंस्टॉलमेंट हो गया, पैसा नहीं मिलेगा, अप टू 5 lakhs मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको मिल जाता है। अकाउंट में 3 अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट से, ये सेविंग्स अकाउंट का है, ये तो सेविंग्स अकाउंट का है। सेविंग्स अकाउंट में तीनों अकाउंट में बांट के रखो। हाँ, हाँ, डिफरेंट बैंक में डिफरेंट अकाउंट ओपन करके ओपन कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा? एक अकाउंट के लिए 5 लाख तक तुम्हारा इंश्योरेंस रहता है। करंट अकाउंट का बात भी पता नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में तुम्हारा 5 लाख तक इंश्योरेंस रहता है। अगर है, उठा लो पैसा जिसका है। तो ये क्या हो जाएगा? डिपॉजिट किए थे बैंक में, व्हिच हैज बिकम सिक, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक भी इंसॉल्वेंट हो गया, समझो। व्हिच हैज बिकम सिक एंड द एसएससी कुड नॉट रिकवर 60% ऑफ सच डिपॉजिट, ये क्या हो जाएगा? ये लॉस है, ये अलाउ है, क्योंकि ये तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तुमने तो बैंक में सेफ जगह पैसे रखे थे, अभी क्या हो गया? बैंक का इंसॉल्वेंसी हो गया, तुमको पता कैसे चलेगा? पहले से पैसा तुम्हारा ही है, अभी लॉस हो गया, तुमको मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, लॉस हो गया। तुमने तो जानबूझ के नहीं किया ना ये, तो क्या होगा आंसर? अलाउ है। लॉस फॉर नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस मेड इन द बैंक caused by failure of such bank should be treated as a loss incidental to trade and hence allowable। ये क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छा, लीगल एक्सपेंसेस अलाउ कि अलाउ नहीं है?
क्या समझाए थे? लीगल एक्सपेंसेस। अगर तुम इलीगल काम करके लीगल एक्सपेंसेस भरते हो तब डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब इलीगल काम किए, लीगल एक्सपेंसेस बढ़े, मतलब फाइन पेनाल्टीज बढ़े, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। ये लॉ का अगेंस्ट में जा रहा है, तो डिसअलाउ हो जाएगा। अभी देखो आ रहे हैं। ₹15,000 पेड टू अ लॉयर, लॉयर को पे किए 15,000 फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील। हाँ ये तो सही है, इनकम टैक्स अपील करने के लिए, मतलब इनकम टैक्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ है, तो इनकम टैक्स में तुमने अपील किए, तुम खुद से कर नहीं पा रहे हो इसलिए तुम प्रोफेशनल हायर किए, ठीक है। द अपील वाज हाउएवर डिसमिस्ड, अपील डिसमिस हो गया, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसमिस कर दिया है। लेकिन 15,000 जो तुम खर्चा किए लॉयर के ऊपर, ये क्या हो जाएगा? अलाउ की डिसअलाउ? दिए थे हम, पहले क्लास में समझाए थे इसको। अलाउ होना चाहिए। क्यों अलाउ होना चाहिए? क्यों अलाउ होना चाहिए? क्योंकि जो एक्सपेंसेस तुमने किए ये अलाउ ही है ना, ये तो इलीगल एक्सपेंसेस नहीं है। लॉयर को पैसा दिए थे तुमने कुछ अपील करने के लिए, तो अपील, तुम अपील कर सकते हो। अपील करने के लिए जो भी खर्चा करोगे, लॉयर का, लॉयर को दिए, कोर्ट फीस दिए, कुछ भी दिए, मान लो ऐसे हुआ है कुछ, ठीक है, तो ये अलाउबल है। अभी केस में हार गया, चलो ये ठीक है, हार गए, हो सकता है कि हार हार जीत तो है, लेकिन तुमने जो खर्चा किए थे इनिशियली, ये अलाउबल। नंबर बी देखो, 10,000 पेड टू अ लॉयर टू एग्जामिन द टाइटल डीड ऑफ लैंड which has which the assessee intend to purchase। मतलब मुझे एक लैंड परचेस करना है, अभी लैंड जिससे परचेस करना है, ठीक है, उसका नाम पे सही है कि नहीं। मान लो मिस्टर ए से मुझे परचेस करना है लैंड, अभी मिस्टर ए को हम पैसा देंगे, मिस्टर ए क्या करेगा, मुझे अपना लैंड दे देगा, रजिस्ट्री हो जाएगा मेरे नाम पे। लेकिन मिस्टर ए मुझे बेच सकता है कि नहीं, इसको, इसका छानबीन करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए हमने क्या किए थे, लॉयर को क्या किए थे हम, पैसा दिए थे। भाई सर्चिंग करो, होता है ना लैंड और हाउस का, सर्चिंग करते हैं हम कि उसके नाम पे है कि नहीं, ये लैंड प्रॉपर है कि नहीं, उसका दाग नंबर रहता है, लेजर नंबर रहता है, सर्चिंग होता है किसके नाम पे है। मान लो लैंड है बी के नाम पे, सेल कर दिया मिस्टर ए, ऐसे तो हमेशा ही होता है, तो मेरा तो पैसा जाएगा, क्योंकि टाइटल, जो टाइटल है ना, टाइटल मतलब क्या है, जिसका नाम, मतलब लैंड पे किसका नाम है, बेच वही सकता है जिसके नाम पे है, जिसके पास सेल का राइट है। मुझे यही देखना है कि जिससे हम परचेस कर रहे हैं लैंड, उसके पास सेल करने का राइट है कि नहीं। अगर मिस्टर ए के पास वो लैंड सेल करने का राइट नहीं है, तो अगर उसको हम पैसा दे दिए, ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो टाइटल का मतलब क्या है, ओनरशिप, मतलब मिस्टर ए का ओनरशिप उस लैंड पे है कि नहीं, ये जानने के लिए, छानबीन करने के लिए क्या किया, हम लॉयर को पैसे दिए थे सर्चिंग के लिए, ये अलाउबल है। हेलो, ये तो लीगल एक्सपेंसेस है ना। अलाउ कि डिसअलाउ? अलाउ मतलब, यहां पर अलाउ मतलब क्या है, पीएल में डेबिट कर सकते हैं कि नहीं, ये है बात, राइट। ये जो खर्चा है 10,000, ये जो 10,000 खर्चा है,
इसको हम पीएल में डेबिट कर पाएंगे कि नहीं? अगर पीएल में डेबिट कर पाएंगे तो अलाउबल है, अगर पीएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा तो ये डिसअलाउ होगा। खर्चा है ना, लीगल एक्सपेंसेस तो है। ये तो सही है कि ये लीगल एक्सपेंसेस है, ये तो इलीगल एक्सपेंसेस है ही नहीं, लीगल एक्सपेंसेस ही है। लेकिन ये खर्चे हम पीएल में डेबिट कर पाएंगे कि नहीं? क्यों? क्यों पीएल में डेबिट नहीं करेंगे हम इसको? बिजनेस के लिए तुम लैंड परचेस कर रहे हो। हाँ, बिजनेस के लिए ही हो रहा है, ये बिजनेस के लिए ही हो रहा है, जो भी यहां पर बता रहे हैं ना बिजनेस के लिए, अभी बिजनेस के लिए ही हो रहा है। अभी अलाउबल की नहीं है, अलाउबल नहीं है, ये तुमको डिसाइड करना है इन द आइज ऑफ लॉस, ये अलाउ कि डिसअलाउ। यहां पर अलाउ डिसअलाउ का मतलब क्या है? पीएल में डेबिट होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, वो क्या, उसका क्या राइट है? अगर सेल करना चाहते हो तो उसका जो प्रॉपर्टी है हम सर्च करेंगे। सर्च तो ऐसे नहीं उसके घर में घुस के सर्च थोड़ी ना होता है, ये तो लीगली सर्च होता है। मतलब तुम्हारा जो लैंड है वो BALRO मतलब ब्लॉक रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है ना, वहां से सर्च करते हैं, गवर्नमेंट से सर्च करते हैं कि तुम्हारे नाम पे है कि नहीं। ये थोड़ी ना उसका घर में घुसेंगे हम। डेबिट होगा, सबका ये मानना है। बिजनेस के लिए लैंड परचेस कर रहे हो, लैंड लैंड तुम परचेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? लैंड तुम परचेस कर रहे हो उसका मतलब क्या है? लैंड क्या एक्सपेंसेस है? कैपिटल गेन कहां से आ गया? जनरल एंट्री क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, इसमें क्या खर्चा आएगा? कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस प्लस लैंड को एक्वायर करने के लिए क्या क्या तुमने खर्चे किए, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस लॉयर को दिए, जितना भी खर्चे तुमने किए, ये क्या हो जाएगा? लैंड को एक्वायर करने के लिए किए, कोई भी एसेट को एक्वायर करने के लिए कुछ अगर खर्चा हम करते हैं तो ये जो एक्सपेंसेस होता है ये क्या एक्सपेंसेस होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल फीस टू लॉयर एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लैंड के साथ जाके ऐड होगा, ये पीएल में डेबिट करेंगे हम। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट नहीं होता है। पहले क्लास में समझाए थे कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट करने के लिए अलाउ होता है। ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो गया? कैपिटल टू बैंक, क्या होता है? टू बैंक अकाउंट। जर्नल करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिसअलाउड। इस पे डिप्रिसिएशन अलाउ है, लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है। मतलब अगर तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस पे अगर डिप्रिसिएशन तुम चार्ज कर पाओगे तो अलाउ है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
डिसअलाउ क्यों होगा? ये डिसअलाउड ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर? नंबर सी, द टाइटल ऑफ अ बिल्डिंग, ये वाला पार्ट, द टाइटल ऑफ अ बिल्डिंग acquired by the assessee is under dispute. मतलब टाइटल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओनरशिप, टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप कहां गया? डिस्प्यूट में है। एक बिल्डिंग का ओनरशिप क्या है? बाय द एसएससी इज अंडर डिस्प्यूट। अ पार्टी क्लेमिंग हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ द सेड बिल्डिंग हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द एसएससी। ये मेरे पहले तो मैंने एक बिल्डिंग परचेस किए थे, ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, मान लो ये है, ऐसा है कि एसएससी ने जस्ट मिनट, ये है एसएससी, यह है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने एसएससी को सेल किया है, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना? सेल ऑफ बिल्डिंग। मिस्टर बी, मिस्टर बी कहां से आ गया? मिस्टर बी जाके एसएससी से क्या क्लेम कर रहे कि ये मेरा बिल्डिंग है, तुम्हारे नाम पे कैसे गया? क्लेमिंग हिमसेल्फ, ठीक है क्या? एज द ओनर। मतलब अभी एसएससी ओनर नहीं है, कौन ओनर है? मिस्टर बी बोल रहे मैं ओनर हूं, ये मेरा बिल्डिंग है, तुमको तो कभी बेचे नहीं थे। तुम क्या बोलोगे? मैंने तो मिस्टर ए से परचेस किया था। और बी क्या बताएगा? मिस्टर ए कौन है? ये बिल्डिंग तो मेरा है, इसका सेल राइट किसका है? मेरा है, मैं कभी भी तुमको सेल आउट नहीं किए थे, तो ओनरशिप कैसे तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो गया? ऐसे होता है, बहुत डिस्प्यूट होता है। ओ नकली था डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए तो हम सर्च करते हैं गवर्नमेंट के घर से। ऐसा बहुत होता है, तुमको दिखाएगा ये मेरा लैंड है, चलो बेच देते, थोड़ा पैसा लगेगा। मान लो अभी जमीन का मतलब लैंड का वहां पर कलकत्ता में अभी मेन रोड पे, अगर डायमंड हार्बर रोड पे तुम लैंड, लैंड अभी है नहीं, अगर बिल्डिंग तुम परचेस करने जाओगे, ठीक है, 7,000 स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट का प्राइस है 7,000, तो मान लो 1,000 स्क्वायर फीट का तुमने एक बिल्डिंग परचेस कर लिए, उसका प्राइस कितना होना चाहिए? 70 लाख, ठीक है? तुमने जिसके पास गए थे परचेस करने के लिए, वो दिखाए तुमको बिल्डिंग, जो मुझे जल्दी से पैसा चाहिए, ठीक है, तुम एक काम करो, ये तो इसका तो वैल्यू 70 लाख है, तुम एक काम करो 50% के ऑफ में तुमको दे रहे हैं हम, लेकिन मुझे जल्दी देना है, मुझे जाना है, बाहर जाना है, 30 लाख पे दे दो। तुमको पता है कि 35 लाख में दे दो, चलेगा काम। तुमने सोचे चलो 35 लाख हो गया,
इसको और भी बार्गेनिंग कर देते भाई 30 लाख में देंगे, ऊपर से फिर भी राजी हो गया, ठीक है 30 लाख में दे दो, मुझे अभी पैसा चाहिए जल्दी से। तुमको लग रहा है कि भाई बहुत गेम किए हम, और पेपर डॉक्यूमेंट सर्चिंग वर्चिंग नहीं किए, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम है नहीं। तुम देख रहे हो कि इतना सस्ता हमें मिल रहा है, चलो उसको दे देते। डॉक्यूमेंट में सब है, गवर्नमेंट का स्टैम्प भी रहता है उसमें, डुप्लीकेट है लेकिन गवर्नमेंट का स्टैम्प भी रहता है उसमें, ठीक है। तो तुमको लगा बहुत गेन कर लिए, मिस्टर बी आया तुम्हारे पास, ये तो मेरा बिल्डिंग है, तुम क्या कर रहे हो यहां पर, निकलो। बस हो गया तुम्हारा खेल खत्म। सर्चिंग करने गए, देखिए कि मिस्टर ए का कोई नाम ही नहीं था वहां पर, मिस्टर बी का ही नाम है। 30 लाख गया तुम्हारा पूरा, चला गया। कैसे होता है? तो यहां पर भी हुआ है ऐसा। तो टाइटल ऑफ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसएससी इज अंडर डिस्प्यूट, अ पार्टी क्लेमिंग हिमसेल्फ एज द, आ गया, हाँ, पार्टी क्लेमिंग हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ द स्टेट बिल्डिंग हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द एसएससी। मिस्टर बी क्या करेगा? शूट कर देगा इसके ऊपर, केस कर दिए। अभी क्या होगा? द एसएससी डिस्प्यूट अ लॉयर टू डिफेंड द शूट एंड पेड हिम 18,000। तो अभी बेचारा क्या करेगा? इस पे तो केस आ गया। एसएससी क्या किया? एक लॉयर को अपॉइंट किए। कहा गया, कहा क्या क्या, हाँ ठीक है, एक लॉयर अपॉइंट कर लिए। तो ये जो 18,000 पे किए, इसका ये जो खर्चा है, ये अलाउबल है कि नहीं है? अभी ये क्वेश्चन है, इतना घुमा के फिर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ये जो 18,000 लॉयर को तुमने दिए थे, ये अलाउ कि डिसअलाउड? नहीं नहीं, वो कैसा पोजीशन में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, अभी क्या है? अभी तो क्लेम ओनली, फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया है अभी ना। ये इलीगल काम नहीं है तुमने जो किए, ये क्या इलीगल काम है? हाँ, ये तुमने जानबूझ के नहीं किए थे। तो ये जो खर्चे तुमने किए डिफेंड करने के लिए, मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, आर्गुमेंट में जा रहे हो, अभी तक प्रूव नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए का है, मतलब मिस्टर बी का है, मिस्टर बी जो क्लेम कर रहे हैं ना, ओनर, एक्चुअल ओनर। तो अभी क्या होगा? पता कैसे चलेगा? कोर्ट से। अभी कोर्ट में केस जाएगा, अभी केस चलेगा अभी, ठीक है। तो डिफेंड करने के लिए एसएससी ने क्या किया? लॉयर अपॉइंट किया, उसको 18,000 पे कर दिए। तो ये जो 18,000 है, इसको अलाउ होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है तुम्हारे? ये तो एक्वायर करने के लिए नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी को वैल्यू एडिशन करने के लिए। ये तो प्रॉपर्टी यहां पर एक्वायर नहीं हो रहा है, ऊपर से वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए तुमने खर्चे किए, ये अलाउ कि डिसअलाउ? क्या होना चाहिए? हाँ, सभी प्रीवियस ईयर में ही हुआ है। तो ये अलाउ होना चाहिए। क्यों अलाउ होना चाहिए? अगर ये पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये बिल्डिंग बिजनेस का है, ठीक है। इसके बाद क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम नहीं, ये तो मतलब फिक्स ही है कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 18,000, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं। पहले ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है ये,
लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा? एसेट को एक्वायर करने के लिए और वैल्यू एडिशन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? तो इसमें से तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ऊपर से एक्वायर भी नहीं हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्या एक्सपेंडिचर हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अलाउ है। केस तुम पे हुआ है, मतलब तुमको ही डिफेंड करना है, मतलब खर्चा जो भी होगा, लॉस जो भी होगा तुम्हारा ही होगा। तो ये क्या है? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अलाउ है। क्लियर? बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये बताओ, ये अलाउबल सिंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ होगा तो अलाउ है। एंड ये इलीगल एक्सपेंडिचर नहीं है। इलीगल कहां है? इलीगल तो नहीं है ना। पेनाल्टीज ऑफ ₹2500 पेड टू कस्टम अथॉरिटी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ कस्टम रूल, मतलब इन्फ्रिंज किए तुमने, लॉ को प्रोहिबिट किए, इसलिए कस्टम अथॉरिटी तुमसे पेनाल्टी चार्ज कर दिए। अभी जो पेनाल्टी चार्ज कर दिए कस्टम अथॉरिटी है, ये अलाउबल कि डिसअलाउड? डिसअलाउड। पहले भी पढ़ चुके हम कि अगर ये लॉ का अगेंस्ट में है, मतलब कस्टम एक्ट में था, लॉ को इन्फ्रिंज करके, लॉ को प्रोहिबिट करके, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, इसको करके लॉ को तुमने नहीं माने, इसलिए तुम पे पेनाल्टी गया, क्या होगा? ये डिसअलाउ हो जाएगा। भले ही बिजनेस के लिए खर्चे किए तुमने, लेकिन ये खर्चा क्या हो गया? लीगल नहीं है। एक्सपेंसेस इन्फ्रिंज बाय लॉ, तो ये डिसअलाउड। समझ में आ रहा है पूरा? ओके। ओ, ये मिस हो गया ना। अच्छा, टिक दिए डी में, परे ई। अच्छा है। अच्छा, ठीक है। फाइन ऑफ ₹5,000 पेड फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। अच्छा अच्छा, तुमने टैक्स देर से पेमेंट किया है, लेकिन पेमेंट तो किया है ना, इसलिए क्या हो रहा है? लेट फी और फाइन चार्ज हुआ है। डिले करना मतलब देर से टैक्स जमा करना कोई इलीगल बात नहीं है। हाँ, उसके लिए ओनली फाइन, इंटरेस्ट ये चार्ज होता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, हो सकता है, इसलिए पैसा जमा कर नहीं पाए, बाद में जब पैसा आया, कलेक्शन हुआ, उसके हिसाब से तुमने पैसे जमा किए। ठीक है ना? तो ये अलाउबल है। क्या है? अलाउबल है। Next, penalties of ₹13,500 paid to West Bengal government for the non-fulfilling of contract enter into with the state government, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ था गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका जो फुलफिलमेंट करना चाहिए था वो नहीं हो पाए, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए गवर्नमेंट ने तुमको पेनाल्टी चार्ज कर दी है 13,500। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले भी पढ़ चुके हैं आज कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कुछ पेनाल्टीज और कंपनसेशन तुम पे करते हो, ये अलाउ कि डिसअलाउ?
नहीं नहीं, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, कारण क्या है इंपॉर्टेंट। नाम कुछ भी हो सकता है, कारण क्या है। ये जो एक्सपेंसेस है, मतलब ये इन्फ्रिंचमेंट बाय लॉ, मतलब ये लॉ का अगेंस्ट में है, ये समझना होगा। कोई भी तुम एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो लॉ के अगेंस्ट में जाके अगर कर रहे हो तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। ये तो लॉ का अगेंस्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फुलफिल हो नहीं पाया, ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी रीजन हो सकता है फुलफिल ना होने का। क्लियर? तो ये क्या है, अलाउबल। अलाउबल और डिसअलाउ क्या होना चाहिए, अलाउबल। नेक्स्ट, discuss with reason the admissibility or otherwise the following items in computing income from business। पहले देखो, रेमुनरेशन ऑफ ₹6 to 500 पर मंथ पेड टू एक्स अ डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर काम एम्प्लॉय, डायरेक्टर काम एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लिख के रखो, डायरेक्टर काम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय काम डायरेक्टर, व्हाटएवर, ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तुमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 6 to 500 पर मंथ पे कर रहे हो, तो क्वेश्चन जो है ये अलाउ कि डिसअलाउ। रेमुनरेशन पे कर रहे हो, इसको याद रखो क्या है, कोई भी रेमुनरेशन किसी को भी पे कर रहे हो, अगर रेमुनरेशन अनरीजनेबल हो जाएगा, अनरीजनेबल का मतलब जितना पे करना चाहिए तुम अगर उतना ही पे कर रहे हो तो ठीक है, अगर जितना पे करना चाहिए अगर उससे ज्यादा पे कर रहे हो मतलब डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन केस ऑफ रेमुनरेशन और सैलरी, तुम जितना एम्प्लॉय को पे करना चाहिए अगर उतना पे कर रहे हो, इसको लिख के रखो कॉपी में, जितना पे करना चाहिए अगर उतना तुम पे कर रहे हो ये अलाउबल। जितना पे करना चाह रहे हो अगर उससे तुम ज्यादा पे करते हो तो जितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, अनरीजनेबल। अन अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा, अनरीजनेबल पोर्शन क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। लिख के रखो। हो गया? ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन में बताया नहीं कुछ कि रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सैलरी जितना दे रहे हैं, रेमुनरेशन जितना दे रहे हैं पहले अलाउ कर देंगे, उसके साथ एक नोट भी ऐड करेंगे, अगर ये अनरीजनेबल है उसको डिसअलाउ कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ₹6 to 500 पर मंथ पेड टू डायरेक्टर एम्प्लॉय
इज अलाउेबल एज डिडक्शन इन फुल। ये तो अलाउेबल हो जाएगा, देना रेम्यूनरेशन तो देना ही होगा ना, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाउएवर देखो एडिशन दिया है नोट, इफ द अमाउंट ऑफ सच रेम्यूनरेशन इज कंसिडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो टैक्स का ऑफिसर है उसको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एडिशनल दिया हुआ है, मतलब एक्सेसिव दे दिया, जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा दिया है, सच एक्सेस शैल बी डिसअलाउड। जो बोल रहे थे ना हम, अगर कुछ एक्सेस पार्ट हो जाता है तो क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, सैलरी ऑफ ₹80,000 पर मंथ पेड टू एन एम्प्लॉय पोस्टेड एट यूके, neither any tax has been deducted from his salary nor any tax has been paid for the same। और एक रूल लिख के रखो, कोई भी पर्सन बाहर है, मतलब इंडिया के बाहर है, ठीक है, उसको अभी पेमेंट कुछ भी अगर पेमेंट करेंगे, चाहे सैलरी चाहे रेंट, कुछ भी अगर पेमेंट करेंगे तो टैक्स डिडक्ट करके ही पेमेंट करना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा एक्सपेंसेस जितना किए अलाउ होगा, अदरवाइज डिसअलाउ। लिख के रखो, इफ एनी एक्सपेंसेस पेड टू एनआरआई, पेड टू एनआरआई और employee who resided outside of India, comma, tax should be deducted tax should be deducted at the time of payment full stop। if deducted, if tax deducted, then such expenses is, if tax deducted, क्या हो गया, मिस हो गया क्या कुछ, क्या बोले हम, क्या बताए, बोलो एक बार रिपीट करो। If tax deducted, then such expenditure is allowed, otherwise disallowed। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर एनआरआई को कुछ पेमेंट करना है और एम्प्लॉय जो बाहर है, इंडिया के बाहर है, अगर उसको पेमेंट करना है, कुछ भी अगर पेमेंट करोगे, ठीक है, टैक्स कट के पेमेंट करना चाहिए, टैक्स डिडक्ट करके, मतलब मान लो उसका 20% टैक्स है, समहाउ 20% टैक्स है, तो अगर तुम उसको 1,00,000 पेमेंट कर रहे हो तो उससे 1,00,000 का 20% टैक्स, 20,000 टैक्स डिडक्ट करके तुमको बाकी 80,000 पेमेंट करना चाहिए। क्यों ऐसे है, नहीं तो क्या होगा, इंडिया से तो इनकम हो रहा है, सिखाए थे कहां पर, रेसिडेंशियल स्टेटस में सिखाए थे ना, अगर इंडिया से अर्न हो रहा है तो इंडिया में टैक्स तुमको देना होगा, राइट। तो अभी ये तो है बाहर, लेकिन अर्न हो रहा है इंडिया में, तुम पेमेंट कर रहे हो उसको, ठीक है। अगर तुम टैक्स डिडक्ट नहीं करके पे कर दोगे, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट मतलब इंडिया से बाहर है ना,
समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को एक जगह से टैक्स चाहिए, तुम दो चाहे एनआरआई दे, मुझे टैक्स चाहिए एक पॉइंट से। तुम नॉर्मली क्या होता है, एनआरआई टैक्स पे नहीं करता है इसलिए जब भी तुमको पेमेंट करना है कोई भी एनआरआई को, क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करके उस, देखो टैक्स उसको देना चाहिए था, उसके बदले में तुम उसके टैक्स डिडक्ट करके मुझे दे रहे हो, तो एक पॉइंट से तो टैक्स मिल गया। तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, तुमको एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो ना उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब तुम पीएल में डेबिट कर पाओगे, अदरवाइज ये डिसअलाउड हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पर क्या है, टैक्स डिडक्ट नहीं किया है तो डिसअलाउ हो जाएगा। बेनिफिट एनआई मतलब, नहीं 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 नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरा एम्प्लॉय कहां पर है, इंडिया के बाहर है। बिजनेस किसका है, मेरा है। एम्प्लॉय किसका है, मेरा है। एम्प्लॉय है कहां, बाहर है। ठीक है, उसका सैलरी मेरे काम से ही बाहर गया है, अभी उसको सैलरी पे कर रहे हैं हम, ये एक्सपेंडिचर मेरा ही है। लेकिन देखो, मुझे छाड़ मिल जाएगा, स्टाफ को अगर सैलरी पे कर देंगे मुझे छाड़ मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, सैलरी इनकम किसका हो रहा है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, इनकम किसका हो रहा है, एम्प्लॉय को इनकम हो रहा है। टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉय देगा। अभी एम्प्लॉय यहां पर देगा थोड़ी ही ना, एम्प्लॉय तो बाहर बैठा हुआ है इंडिया के, अगर ना दे तो। इसलिए अगर कोई भी रेसिडेंस नॉन रेसिडेंट है और इन मतलब बाहर में कुछ है, उसको अगर पेमेंट करोगे, टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करो और बाकी पैसा उसको पे करो, झमेला खत्म, तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। इतना दूर क्लियर है, समझ में आ रहा है? नहीं, एम्प्लॉय भी टैक्स नहीं पे करेगा। इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट, provision rupees 15,000 made every year to unapproved gratuity fund for gratuity becoming payable to employee on their retirement। provision है, हाँ, ऊपर ऊपर से प्रोविजन का डिसअलाउड होता है ना, हाँ, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। यस, तो फिर भी बैड डेट किसका होता है, बैंकिंग कंपनी का। प्रोविजन फॉर बैड डेट बैंकिंग कंपनी का अलाउ है, पहले क्लास में बता दिए थे। एंड लास्ट ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, ऊपर से ये अनअप्रूव है। compensation rupees 25,000 paid to employee who has been retrenched for continuously committing some fraudulent acts। मतलब क्या है, तो एम्प्लॉय ने चीटिंग किया है, फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस मतलब चीटिंग करना, राइट। रिटेंच मतलब उसको भगा दिए हम, फायर कर दिए, फायर होता है ना एम्प्लॉय, यू आर फायर्ड, बस हो गया, जाओ घर जाओ। compensation rupees 25,000 paid to an employee who has been retained for continuously committing some fraudulent acts। ठीक है, compensation दे रहे, यहां पर बोल रहे कि compensation दे रहे, नहीं नहीं नहीं, ये तो कमिटेड है ना। अगर उसको रिट्रेंच कर देंगे किसी भी कारण, तुम उस पर एक्शन लो बाद में जाके, ठीक है, लेकिन ये तो कमिटेड है पहले से। क्या कमिटेड है कि एम्प्लॉय को अगर रिट्रेंच करेंगे, फायर कर देंगे, फायर्ड कर देंगे, तो उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। अभी ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। हेलो,
मतलब बिजनेस का प्रोटेक्शन के लिए ही रिटेंच किए हैं, नहीं तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस हो जाएगा मेरा। कंटिन्यूअसली अगर फ्रॉडुलेंट एक्ट रहेगा तो क्या होगा, बिजनेस का लॉस आ जाएगा ना। तो इसलिए बिजनेस का प्रोटेक्शन के लिए उसको रिट्रेंच कर दिए, मतलब पहले एससीएन दिए, सो कॉस्ट नोटिस, उसके बाद उसको रिट्रेंच कर दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? नंबर 16, expenses for shifting the factory, payment to trade association etc. छोड़ दो। Discuss the admissibility or otherwise the following items computing income under the head profit and gains। पहला देखो, ₹500 paid for raising loan of ₹20,000, मतलब लोन लिए तुमने, ठीक है, तुमने क्या किए, लोन लिए। लोन लेने के ये होता है ना, ₹500 पे किए, बैंक में पे किए, होता है ना प्रोसेसिंग चार्जेस लोन का, जानते हो, लोन लेने के लिए कुछ खर्चा होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकता है, किसी एजेंट को तुम पकड़े लोन के लिए, उसको उसका कमीशन मिला, तो जो भी हो, ₹500 तुमने पे किए फॉर रेजिंग लोन, द लोन इज रिपेबल आफ्टर 5 years। ये जो 500 है, ये अलाउबल की डिसअलाउ, क्या होना चाहिए, अलाउबल। हम लोग क्या करेंगे, ये अलाउबल है एंड एज्यूम लोन इज बिजनेस लोन, मतलब लोन को बिजनेस पर्पस में ही यूज होना है, राइट। ऐसा नहीं कि तुमने पर्सनल लोन लिए, उसके लिए जो खर्चा हुआ है वो तुमने पीएच में जाके डेबिट कर दिए, तो ये क्या होगा, अलाउ है, तो अलाउ नहीं है ये। अगर ये जो बिजनेस लोन लिए तुमने 20,000, मतलब ये जो लोन लिए तुमने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, देन इट इज अलाउड। क्लियर? इसलिए नोट लिख देते हैं यहां पर, अलाउबल एंड एज्यूम दैट द लोन वाज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। नंबर बी, ₹2,000 paid for shifting the factory from one place to another for easier supply of raw material। तुमने 2000 शिफ्टिंग होता है ना, एक जगह से फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए तुमने 2000 खर्चा किए। हो सकता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है ना, एक गाड़ी गाड़ी करके जा रहा है, जो कुली है उसका चार्ज है, सब मिला के 2000 तुमने खर्चे किए, ठीक है। ये बिजनेस एक्सपेंडिचर ही है ना, बिजनेस बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए। अलाउ होगा कि नहीं होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा, ये जो है सप्लाई, फैक्ट्री तुमने शिफ्ट किए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री में शिफ्ट कर गया 2000। ये शिफ्टिंग जो है 2000, ये जो शिफ्टिंग है, ये क्या एक्सपेंडिचर है, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में शिफ्ट कर रहे, ये जो शिफ्टिंग चार्जेस है ये बार बार थोड़ी ना होगा, तो मतलब जो बार बार नहीं होता है वो रेवेन्यू नेचर नहीं होता है। रेवेन्यू नेचर कौन सा है, जो बार बार होता है।
तो ये तो एक बार ही होगा, शिफ्ट कर लिए, उसके बाद फिर से बहुत साल नहीं होगा। मतलब ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो अलाउबल कि डिसअलाउड, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3000 जो पे कर रहे हैं हम, इसके बाद नंबर सी देखो, ₹3000 पेड टू अ ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग एसएससीज बिजनेस फॉर प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा मतलब एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रमोशन करना। ठीक है, प्रमोशन करना, प्रोपोगंडा अगेंस्ट द मोड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ हिज ट्रेड। तो 3000 पे किया है ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग एसएससीज बिजनेस। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ हिज ट्रेड। ₹3000 paid to a trade association representing एसएससीज बिजनेस। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग एसएससीज बिजनेस फॉर प्रोपोगंडा अगेंस्ट द मोड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ हिज ट्रेड। मतलब ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए अगेंस्ट द मोड ऑफ नेशनलाइजेशन। ये क्या होगा, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा का मतलब क्या है? प्रोपोगंडा का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, ऑलमोस्ट एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन जो नेचर होता है, एडवर्टाइजमेंट यहां पर एडवर्टाइजमेंट ही है। जो एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस होता है, नॉर्मली क्या एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। प्रोपोगंडा करना मतलब क्या है, एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज का जो एक्सपेंडिचर होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसको समझना होगा, प्रोपोगंडा का मतलब समझना होगा। ठीक है, भले ही वो एक बार हो, बार बार ना हो, लेकिन क्या है, एडवर्टाइजमेंट इन नेचर ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलाउबल। Paid ₹10,000 being cost of a machinery purchase for scientific research relating to the business. यहां पर डिसअलाउ होना चाहिए, क्यों, एसेट परचेस कर रहे हो, ये डिसअलाउ नॉर्मली एज सच क्या होना है, ये एसेट को परचेस कर लिए, परचेस करने के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, करेक्ट है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक फास्ट क्लास में बताए थे सेक्शन 35 में इसका कुछ रूल अलग होता है। अगर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस में होता है, इसका एक्सेप्शन है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली तो डिसअलाउ होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होता है, डिसअलाउ होता है। लेकिन सेक्शन 35 में पहले क्लास में बताए थे हम कि सेक्शन 35 में फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो अलाउबल हो जाता है, 100% अलाउबल इन द ईयर इन विच इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बट अलाउ अंडर सेक्शन। अभी ये सेक्शन नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे एक बार। सेक्शन 35
35 लिख दो, इतना सेक्शन लिखना नहीं है, सेक्शन 35 लिख लो फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। ये जो है ना फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये अलाउेबल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो डिसअलाउड। नंबर ई, 600 पेड टू अ लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड। ये अगर बिजनेस के लिए बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है तो अलाउेबल, नहीं तो बिजनेस कर नहीं पाओगे, ये इंसिडेंटल टू बिजनेस। 600 ये क्या है, ये जो खर्चा किए इंसिडेंटल टू बिजनेस। हेंस अलाउ। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं करोगे तो बिजनेस स्टार्ट कर नहीं पाओगे स्मूथली। ठीक है, तुम बोलोगे ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होगा, सही है ये बार बार नहीं होगा, लेकिन तुम बिजनेस ही स्टार्ट कर नहीं पाओगे। तो उस बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए ये बिजनेस का इंसिडेंटल है, मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको अलाउ करते हैं। ₹700 considered as bad debt. Debtors were declared insolvent, having no asset. The amount was, however, not yet written off as irrecoverable in the accounts of the assessee. Bad debt हुआ है, 700 bad debt हुआ है, लेकिन अभी अकाउंट्स में इसको ट्रीट नहीं किया बैड डेट हिसाब। अलाउबल की डिसअलाउड। नहीं, प्रोविजन नहीं है, बैड डेट है। बैड डेट डिसअलाउड, बैड डेट तो अलाउ होता है, प्रोविजन डिसअलाउ होता है। अलाउबल, बैड डेट नॉर्मली क्या होता है, अलाउबल। कब अलाउबल होता है, अगर तुमने अकाउंट्स में इसको राइट ऑफ किए, मतलब पीएल में डेबिट किए, तभी ये क्या होगा, अलाउबल है। अगर तुम पीएल में डेबिट करते हो, राइट ऑफ करते हो बैड डेट, अकाउंट्स पता है ना, अकाउंट सबको, अकाउंट्स बैड डेट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, अकाउंट्स में अगर तुम एंट्री नहीं डालोगे, अकाउंट्स में एंट्री नहीं डाले, यहां पर क्या बताया क्वेश्चन में, बैड डेट हुआ है, डेटर्स वर डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट हैविंग नो एसेट, द अमाउंट वाज हाउएवर नॉट येट रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स। मतलब पीएल में अभी तक दिखाए नहीं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बताएगा, भाई तुम तो लॉस नहीं बोल रहे हो अभी तक भी, हम क्यों अलाउ करें। बैड डेट तो रिटर्न ऑफ होना है ना, पहले बैड डेट अकाउंट्स में दिखाना है कि हाँ ये मेरा बैड डेट है, रिटर्न ऑफ, फिर तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा। तुमने अकाउंट्स में नहीं दिखाए, अकाउंट्स में नहीं दिखाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको अलाउ नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहे, तुम बैड डेट दिखाओ अकाउंट्स में, एक्चुअल बैड डेट हुआ है हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अकाउंट्स में तो दिखाना होगा। तुम अकाउंट्स में रिटर्न ऑफ नहीं किए अभी तक। हाँ, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर में तुम दिखाओगे तो नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा, एक्चुअली जब रिटर्न ऑफ करोगे तभी अलाउ, ये नॉट अलाउड। रीजन क्या है, सिंस नॉट येट रिटर्न ऑफ इन अकाउंट्स। याद रखना होगा बहुत कुछ, ये प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा। 2000 पेड टू कस्टम अथॉरिटी एज पेनाल्टी फॉर इंपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स। हाँ, अभी सुन के ही पता चल रहा है क्या होगा, क्या होगा,
पेनल्टी फॉर इंपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स, मतलब प्रोहिबिटेड गुड्स है जो लाना नहीं चाहिए था, तुमने कस्टम में मतलब इंपोर्ट करके ला ली तुम। जो प्रोहिबिटेड गुड्स, कस्टम तुमको अलाउ नहीं कर रहे ऐसे टाइप का गुड्स लाने का। हाँ, कस्टम ने पकड़ लिया। जैसे होता है ना, गोल्ड, गोल्ड बिस्किट छुपा के ला रहा है ना, पकड़ लिए, बस हो गया पेनाल्टीज। पेनाल्टीज दो नहीं तो जेल में भर देगा। पेनाल्टी दे दिए, क्या होगा? अलाउ, डिसअलाउ। बोल रहा है कि 2000 पेड फॉर कस्टम, जो तुमने गुड्स लाए वो बेच के तुमको फायदा हुआ था, बिजनेस के लिए फायदा हुआ है, एवं क्या किए तुमने बिजनेस में, पीएल में क्रेडिट कर दिए। जो इनकम आया था, क्या 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 किए थे तुमने, पीएल में क्रेडिट कर चुके। लेकिन 2000 जो पे किए, खर्चा हुआ है, ये अलाउ। क्वेश्चन है 2000 जो खर्चा किए हैं ये अलाउ कि डिसअलाउ? ये डिसअलाउड ही होगा। ये क्या होगा? डिसअलाउड। रुको, ये हो जाएगा डिसअलाउड। कॉन्सेप्ट क्लियर?